व्हाट इज इनर्शिया? याद है 1D मोशन में पढ़ा था यार स्टार्टिंग में। व्हाट इज इनर्शिया? न्यूटन के लॉज, पहला लॉ तो इसी से चलता है, इनएबिलिटी। व्हाट इज इट? इज इनएबिलिटी, कैपेबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी क्या करने के लिए? टू चेंज, हाँ, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, सही है ना। यानी कि इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया होता है इनएबिलिटी यार, नहीं कर पाना। क्या नहीं कर पाना? अपनी स्टेट को खुद चेंज नहीं कर पाना। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉडी उस स्टेट को चेंज कर सकती है, लेकिन अपने आप खुद से आप जिस स्टेट में हो आप उसी स्टेट में रहना चाहते हो। अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहना चाहते हो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के मोशन में ना आए आपकी बॉडी। या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। कोई बॉडी चल रही है, यूनिफॉर्मली चल रही है, अब फ्रिक्शन लगती है, कुछ लगता है तो वो बॉडी रुकती है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी तभी बॉडी रुकी, वरना वो चलती ही रहती, वरना वो चलती ही रहती। ये क्या चीज़ है? ये है इनर्शिया। क्या चीज़ है? इनर्शिया, है ना। वाइगर 1 करके एक 1970s में ना नासा वालों ने एक सैटेलाइट भेजा था। अब वो सैटेलाइट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम को पार करके चला गया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ना, स्पेस है, फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई रोकने वाली ताकत नहीं है। अब उसको इनर्शिया मिला हुआ है चलने का, तो अपने आप कहाँ रुकेगा? वो चल रहा है, चलता ही जा रहा है। सोचो, मार्स, जुपिटर, सब प्लैनेट्स को क्रॉस करके वो जो बाउंड्री है ना, वो जो हमारे सोलर सिस्टम, उसको भी क्रॉस करके आगे की तरफ चल रहा है वो। तो कारण क्या है? वही इनर्शिया। एक बार चल रहा है तो चलता ही जाएगा कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको ना लगे, कोई फ्रिक्शन फोर्स उसको ना लगे। अब स्पेस में कहाँ लगेगी फ्रिक्शन फोर्स? या अब किसी से वो टकराए ना, तब तो वो चलता ही जाएगा। तो ये होता है आपका इनर्शिया, ठीक है। ये इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा कहाँ था? ये इनर्शिया फिलहाल हमने पढ़ा था कहाँ? 1D मोशन में, या हमने कहा यूनिफॉर्म मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन, वहाँ चीज़ को पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन अब जब 2D की बात आती है, यानी कि जब रोटेशनल मोशन की बात आती है, क्या रोटेशनल मोशन में इनर्शिया गायब हो जाएगा? क्या वहाँ पे इनर्शिया नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? वहाँ पे भी होगा। एक बॉडी रोटेट कर रही है तो वो रोटेट करती ही रहती है जब तक कि अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। तो अगर हमने क्या पढ़ना है? अगर हम लोगों ने इनर्शिया को समझना है, इनर्शिया को समझना है इन केस ऑफ इनर्शिया, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये जो इनर्शिया होता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, एक बॉडी रोटेट कर रही है, वो रोटेट ही करती रहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, है ना। तो सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे इनर्शिया था वो 1D में था, लीनियर मोशन में था, यहाँ पे भी इनर्शिया होना चाहिए कहाँ? यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, ये रोटेट करती रहेगी। ये थोड़ी इसका मन कर रहा नहीं अब मैं बड़ी दिन हो गए गोल गोल घूमते हैं, मैंने स्ट्रेट चल रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। कारण इट हैज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट हैज़ इनर्शिया। इसके पास अपना इनर्शिया है जिसकी हेल्प से वो रोटेट करती ही जाएगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक ये क्या करेगी? रोटेट करती ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो इनर्शिया होता है ना, जो कब लगता है? जो लगता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, उसी को कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दैट इनर्शिया विच टेक प्लेस, विच एग्जिस्ट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको कहते हैं भाई साहब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आई बात? अच्छा, एक चीज और है यहां पे ना, लाइट क्या कर रही है लाइट? यहां पे ना क्या हो रहा है कि यहां पे इनर्शिया जो 1D में हमने पढ़ा था, उसको मेजर कौन करता है भाई साहब? मास। जिसके पास ज्यादा मास उसके पास ज्यादा इनर्शिया, है ना। कम मास, पतला सा छोटा सा बंदा बैठा हुआ है उसको उठाना बड़ा आसान है, मेरे तरफ मोटा सा कोई बैठा हुआ उसको उठाना मुश्किल है ना। मेरे से कोई मोटा बैठा हुआ उसको उठाना और भी मुश्किल है, वो तो खाता ही रहेगा कि ना भाई मैंने नहीं उठना, है ना, ठीक है ना। सड़क पे कोई भेड़ बकरी जा रही है उसको तो तुम आ करके भगा देते हो, ऐसे कोई भैंस आ रही है भगा के दिखाओ, जितना मर्जी हॉर्न करो वो कहाँ जाएगी, है ना। तो ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया। तो यानी कि 1D मोशन में जो इनर्शिया है उसको मेजर कौन करता है यार? उसको मेजर करने के लिए सिंपल है भाई साहब, आप मास मेजर कर लो तो एक तरह से तुम क्या मेजर कर लोगे? तुम इनर्शिया मेजर कर लोगे। छोटा सा संदूक है, छोटा सा ट्रक है, उसको तुमने अगर खींचना है तो आराम से खींच पाओगे। बड़ा सा आपका एक ट्रंक है, उसको खींचोगे तो बड़ा जोर लगेगा, बड़ा मुश्किल है, यानी कि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा है। अब ये तुम कैसे मेजर कर रहे हो? मेजर कर रहे हो मास से, मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, मास कम इनर्शिया कम, है ना। अब बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, अब रोटेशनल मोशन के केस में है तो ये भी इनर्शिया, तो पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए भाई साहब कि इसको मेजर करने के लिए भी क्या मेजर करो? मास मेजर करो, काम खत्म। लेकिन इसके केस में जब हम इनर्शिया मेजर करते हैं तो इनर्शिया मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मास काम नहीं आता है, इसमें एक चीज़ और आती है काम,
ठीक है। m के साथ यहाँ पे r भी आता है और का स्केयर भी होता है। व्हाट इज r? हाँ, रेडियस नहीं होता है भाई साहब, ये थोड़ा अलग चीज़ होती है, समझते हैं इसको और ध्यान से। यानी कि इन केस ऑफ रोटेशन मोशन जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिर्फ और सिर्फ मास से मेजर नहीं किया जाता, वो इससे भी मेजर किया जाता है। किससे? मान लो ये बॉडी है, ठीक है, मान लो इसका मास ये m है। अब यार ये रोटेट करेगी तो किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड ही तो रोटेट करेगी, किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी, अबाउट, है ना। जैसे देखो अगर ये इस प्लेन में है तो ये एक्सिस रोटेट करेगी, तो जेड एक्सिस के अराउंड अबाउट रोटेट कर रही है। तो यानी कि मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है उसका यहां तक तो कोई डिस्टेंस होगा, है ना। यहां पे देखो मान लो ये r एक डिस्टेंस है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम या अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्या है r? क्या इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये बॉडी कितनी दूरी पे रोटेट कर रही है ना, वो कितनी दूरी पे रोटेट कर रही है, दैट इज द r। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मेजर किया जाता है? मास इनटू स्क्वायर ऑफ दैट r, मास इनटू स्क्वायर ऑफ दैट r। यानी कि इस r पे बड़ा कुछ डिपेंड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास ही मेजर नहीं कर पाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा मास का, किसके साथ? दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, जो कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसका भी स्क्वायर, सिर्फ r ही नहीं, उसका भी स्क्वायर। तब जाके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर कर पाते हैं। क्रक्स ये है कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया ही है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, सही है। जैसे कि हमने 1D में इनर्शिया पढ़ा था, सही है। अब इसमें जो इनर्शिया हमने पढ़ा था, एक अगर बॉडी लीनियर मोशन में है और आपको इनर्शिया फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं फाइंड करना, आप बस उसको मास देख लो। बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन सिर्फ मास से हम इनर्शिया मेजर नहीं करते, यहां पर हमें प्रोडक्ट करना पड़ता है मास को किसके साथ? स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। समझ आई बात? ये सारी कहानी किसकी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे। यहां तक तो समझ आ गया ना? ठीक है, अब चलते हैं सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। बिठा दूं उसको? तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ना, चलो एक्सपोज करते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की रिजिड बॉडी का समझते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी मतलब एक सॉलिड बॉडी, मतलब कैसी भी शेप हो, कैसी भी शक्ल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, और वो गोल गोल घूम रही है और हम उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कहानी है, ठीक है जी। सपोज करो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, सही है। सपोज किया मेरे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होना भी चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर आपको कोई पोजीशन फाइंड करनी है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड है। इसके बिना तो आप देखोगे ना कि कहाँ पे है बॉडी, तो कहाँ पे है बॉडी ये पता करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए, तो तुमने ले लिया। अब हम किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं इस बार? एक रिजिड बॉडी का, ठीक है। तो रिजिड बॉडी कैसी होगी? चलो मान लो ये तुम्हारी एक रिजिड बॉडी बन गई, ठीक, ये एक रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी, यार ये रिजिड बॉडी है तो किससे बनी होगी? अलग अलग तरह के पार्टिकल से बनी होगी, है ना। वो पार्टिकल्स बड़े पास पास होंगे, यही तो होती है रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, है ना। तो अब सपोज करो ये मेरे पास क्या है, रिजिड बॉडी है। अब ढेर सारे मास से मिलकर बनी है, तो चलो मान लो ये मास m1 है, ये मास m2, ऐसे करते 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 बड़े मास है। चलो एक मास m1 आ गया, ये मास m1 आ गया, ये मास m2 आ गया, ये मास m3 आ गया, ऐसे ढेर सारे मास हैं। उन्हीं ढेर सारे मास से मिलकर ही तो बॉडी बनी होगी, ठीक। अब देखो, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप क्या सिर्फ टोटल इसका सारा टोटल मास में प्लस कर दूंगा तो क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा? क्या नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक चीज और चाहिए, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो काम कर पहले तरह से लिख दें, ठीक है। जैसे मान लो लेट अस कंसीडर देयर इज ए, लेट अस कंसीडर क्या क्या कंसीडर किया? देयर इज ए रिजिड बॉडी, है ना। कहाँ पे है ये रिजिड बॉडी? देयर इज अ रिजिड बॉडी, कहाँ पर रखी मैंने? ये having mass m1 m2 m3, है ना। ऐसे करते करते ढेर सारे मास है इसके, mn having particles जो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और जिनके मासेस ये हैं, having mass, कितना कितना मास है? ये मास आ गया इसका, ठीक है। रोटेटिंग ऐसे करके यार ये बॉडी है, लेट
ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट, लेट दिस बॉडी, दिस रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट अबाउट कौन सी एक्सिस के अबाउट कर रही है, जेड एक्सिस के अबाउट कर रही है, अबाउट जेड एक्सिस इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। क्या सपोज किया यार, एक रिजिड बॉडी है जो ढेर सारे कंप्राइजिंग ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास, ऐसे बोल सकते हो, लेट अस कंसीडर देयर इज अ रिजिड बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अच्छा हो जाएगा, ऐसे लिख दो कंप्राइजिंग ऑफ, दो बार हैविंग हो गया ना, कंप्राइजिंग ऑफ एन पार्टिकल्स, कंप्राइजिंग ऑफ एन पार्टिकल्स हैविंग मास m1 m2 m3 and m, ठीक है। अब ये पढ़ा जा रहा है मैंने जो लिखा है, शुक्र है भगवान का। तो दिस इज अब एक रिजिड बॉडी है जो एन तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जिनका मास m1 m2 and mn है। अब ये बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट द जेड एक्सिस, तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अच्छा, और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, अब आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए और क्या चाहिए भाई साहब बताओ, आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लिया मैंने, ये r1 क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। व्हाट इज दिस, ये बड़े पास ड्रा कर दिए मैंने, देखो व्हाट इज दिस, इट इज r2, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, m2 से, कहाँ पे, दैट एक्सिस, है ना, z एक्सिस पे। इसी तरह से करते करते तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, m1 m3 है ना, क्या सबका जिससे मिल जाएगा r1 r2 r3, और ये मान लो rn, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास n फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही लिख देंगे इसको। लेट क्या लिखा मैंने, r1 r2 r3 डैश डैश rn बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास, कौन कौन सा मास है, m1 m2 m3 डैश mn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है, जो यहाँ ड्रा किया एक तरफ से हमने कुछ नहीं किया, बस उसको यहाँ पे लिखा। ठीक है जी, समझ आया ना यार, एक रिजिड बॉडी है वो रोटेट कर रही है अबाउट द जेड एक्सिस, वो रिजिड बॉडी है तो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो हमने एक सपोज कर लिया उन वो जो पार्टिकल्स है उनका मास m1 m2 mn है, तो r1 r2 rn जो है वो क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास m1 m2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ आ गई। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, ना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई किसके बराबर होगा, ना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा बताओ। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसको पढ़ते कैसे वो समझना, और वो जो पढ़ते हैं उसी वही तुम्हारी डेफिनेशन बनेगी इस रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, देखते रहना, आई इज इक्वल टू, पहले इसको मैं लिख देता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ कि इसको रीड कैसे करते हैं। जब आप उसको रीड करना सीख लोगे ना तो समझो तुमने इसकी डेफिनेशन सीख ली, वरना इसकी डेफिनेशन जो है ना थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बच्चे बोल भी नहीं पाते इसकी डेफिनेशन को, बड़ा हंसी वाली बात होती है। मुझे तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये एक प्रोडक्ट है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, तो उसको डेफिनेशन कैसे बनाते हैं तुम खुद बनाओगे अभी यहाँ बैठे बैठे ही। ठीक है, व्हाट इज दिस, इट इज अ प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट है बताओ, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, मास, हाँ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, और क्या है, मास और क्या किया हुआ है, स्क्वायर है, पहले स्क्वायर पढ़ते ना, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ एक मास, किसका किसका प्रोडक्ट है, मास और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, सही है, यही है ना ये। अच्छा मुझे बताओ ये क्या चीज़ है भाई, ये भी वही है ना, क्या है ये प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, सही है। ये क्या है, सेम कहानी, यही प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन। ये क्या चीज़ होगी भाई, ये भी वही होगा, है ना, सेम है ना ये सब कुछ। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देखो क्या है, और फिर हमने इस प्रोडक्ट को किया क्या, ये प्रोडक्ट किया, उसका किया क्या, इसका ये क्या लिखा है मैंने, सम, ये क्या लिखा है, सम, है ना, ये क्या है यहाँ पे सम किया है, किसको सम किया है। अब सुनो
पढ़ते कैसे, बस इसको रीड करना सीखना, अपने आप डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज आई, इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज दिस, इट इज इक्वलिटी, है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, किसका पढ़ रहे हैं हम, रिजिड बॉडी का पढ़ रहे हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द सम, किसका सम, सम ऑफ, सम कर रहे हैं ना हम, सम पहले इसको देखना है, सम ऑफ, हाँ सम ऑफ, उसके बाद फिर ये क्या चीज लिखी है मैंने पहले से लिखी है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। समझे बात, क्योंकि इसमें बात 2-3 बार आता है ना, सम ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, फिर अब स्क्वायर ऑफ, तो इसलिए बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये है क्या चीज़ है। तो पहले तो उसको लिख लो इस इक्वेशन को, फिर इस इक्वेशन को पढ़ना सीखो बस। समझे, इसको डायरेक्ट तुम अगर डेफिनेशन को याद करोगे तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और याद नहीं कर पाते हैं। समझे बात, तो इसको याद करने की टेक्निक है, मैं बताऊं तुम्हें, इसमें इसी तरीके से हम लोग 2-3 चीजें समझने वाले हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, रेडियस ऑफ गायरेशन भी, और तुम्हें 2 थ्योरम्स आती हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। वो भी इतनी आसानी से समझ नहीं आती, उनको भी रीड करना सीखोगे तो अपने आप तुम्हें उसकी जो है ना डेफिनेशन वो आ जाएगी। तो सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द सम, किसका सम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही है ना, समझ आ गया। अब खुद लिखो उसको, मैं क्यों लिखूंगा, खुद लिखो, समझ लिया तो। कर लिया, है ना सिंपल। क्या चीज है, अब इसे देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द सम ऑफ, फिर आगे बोलना है ये, ठीक है। तुम बस इसको देखो, इसको रीड करना सीखो। ऐसे तुम इसको स्पेलिंग ऐसे होता है ना, वो डायरेक्ट डेफिनेशन याद करके सोचोगे ना दिमाग में, फिर भूल जाता है ये बोलना, बोलते कैसे ये भी नहीं आएगा तुमको, क्योंकि 2-3 बार है सम है, फिर प्रोडक्ट है, फिर स्क्वायर है, तो नहीं आता। तो इसलिए इसको ऐसे करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब एक चीज समझते हैं, ये मिटा दूं, एक और चीज समझते हैं, वो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज होती है। मिटा दूं, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज होती है। अब देखो यहां पे हमें एक मास के हिसाब से चलना पड़ रहा है। अब n तरह के पार्टिकल्स हैं एक रिजिड बॉडी में, तो सभी का मास का सम का स्क्वायर का, कितनी बड़ी लंबी कहानी है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ना, इस पूरी लंबी सी कहानी को शॉर्ट में बना देती है हमारे लिए, और आसान काम कर देती है हमारे लिए। कौन, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या चीज़ है ये, रेडियस ऑफ गायरेशन। बड़ा सिंपल है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो पहले तो मान लो वही, तुम्हारे पास एक रिजिड बॉडी है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है और जेड एक्सिस है, ये तुम्हारी वही रिजिड बॉडी। ठीक, कैसी हो सकती है रिजिड बॉडी। अब अगर आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है और मान लो वो रोटेट कर रही है अबाउट द जेड एक्सिस के अलॉन्ग, वो रोटेट कर रही है ऐसे करके। अब हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास, तो इस रिजिड बॉडी का कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो ये जो है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये क्या इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर एक मास का ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे थे, है ना। हर एक मास का, जितने रिजिड बॉडी जितने पार्टिकल से मिलकर बनी है, हर एक पार्टिकल के जो मास है उसका आप क्या देख रहे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट अगर हम ऐसा करें, एक रिजिड बॉडी हो, उसका सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, है ना। ऐसा लगता है सारा का सारा मास इस यही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जैसा हरकत उस सेंटर ऑफ मास पे होगी, पूरी बॉडी वैसा बिहेव करेगी। तो एक एक मास का वो सब कुछ निकालने की बजाय क्या ऐसा नहीं कर सकता मैं कि ये सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ड्रा कर दूं मैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको लिखते हैं के, क्या लिखते हैं इसको, के, और यही होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। कितना आसान डेफिनेशन है। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन यार, क्या है ये बताओ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, इट इज परपेंडिकुलर किसका, सेंटर ऑफ मास का, कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यार सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यार एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, कितना आसान। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है
ठीक है, लेकिन किसका? हाँ, एक एक पार्टिकल का नहीं, सेंटर ऑफ मास का। जब पर्टिकुलरली हम सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब उसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। और देखो मजे की बात, अब क्योंकि देखो सारा का सारा मास इसी जगह पे कंसंट्रेट कर रहा है, अगर ये पॉइंट रोटेट कर रहा है तो सब कुछ रोटेट कर रहा होगा। तो क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से करके बता सकता हूं? नो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो इक्वल टू इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज m। अगर मैं कहता हूं कि टोटल मास इस बॉडी का m है, तो भाई साहब वो सारा का सारा m कहां पे, वो पॉइंट मतलब कहां पे भी कैसा बिहेव कर रहा है, वो सारा सारा m ऐसा लगेगा ना कि सेंटर ऑफ मास पे ही है। समझी बात? तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता m इंटू के स्क्वायर, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बन सकता यार? इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द टोटल प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। खुद बनाओ इसकी डेफिनेशन यार, क्या लिखा है? व्हाट इज आई? इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इक्वल टू व्हाट इज एम? इट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, और ये क्या स्क्वायर, और के क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। सही है ना? तो ये भी आसान है, उससे तो आसान ही है ना। बट अगर आपको बोले सर रेडियस ऑफ गायरेशन पर्टिकुलरली मुझे निकालना है, वो कैसे निकलेगा? बड़े आसानी से निकल सकता है। जैसा कि मैं बताया, एज वी नो दैट एक तो यार यहां से यहां डिस्टेंस निकला हो गया, बट अगर हमने एक और तरीका है इसको निकालने का। क्या? एज वी नो दैट, जैसे मैं पता है, बताओ अभी तो पढ़ा, आई की वैल्यू अभी तो पढ़ी थी, किसके बराबर आई थी? m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, पढ़ा था ना? अभी तो पढ़ा। और mn rn का स्क्वायर। भाई ये तो है ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो है ही है, हमने एक और तरीके से पढ़ लिया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बोलता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलता हूं सेकंड इक्वेशन, और ये भी आई, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो सेम बॉडी का, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बॉडी का, तो क्या ये आपस में इक्वल नहीं होंगे? अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता, है ना, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा? एम के स्क्वायर किसके बराबर आ गया? m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते m3 r3 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? सिंपल है, दोनों कोई ना कोई इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं ये सपोज कर लूं कि यार ये जो बॉडी है ना, जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, उनका खुद का मास सेम है, अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उनका मास सेम होगा, जाहिर सी बात है ना। मान लो पूरी बॉडी ग्रेफाइट की है, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे ग्रेफाइट के होंगे, तो मतलब सबका मास सेम होगा। इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, ऐसे करते 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 इक्वल टू mn इक्वल टू, अगर मैं बता दूं m है, सारे मास सेम है, ये तो बॉडी कि जो मासेस है ये सारे के सारे सेम है, तब क्या होगा? तब थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, m के स्क्वायर किसके बराबर आएगा? m r1 स्क्वायर, है ना। m2 की जगह लिखूंगा m r2 स्क्वायर, m3 की जगह लूंगा m r3 स्क्वायर, ऐसे करते 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 m rn स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब यार यहां से क्या कॉमन नहीं निकल रहा है? कुछ बताओ, क्या कॉमन निकल रहा है? m तो कॉमन निकल रहा है, m को कॉमन निकाल लो, क्या बचा? बचे r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर, डैश 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 rn का स्क्वायर। कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखो यार, ये तो m अभी भी उस पूरी बॉडी का m क्या चीज़ है? एक मास की बात हो रही है। अगर मैं टोटल मास निकालना चाहूँ ताकि मैं इसके साथ इक्वेट करूँ, तो कैसे करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने, द बॉडी कंप्राइजेस ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बॉडी कंप्राइजेस ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर मिलकर बॉडी बनी हुई है, तो क्या मैं इसका ऐसे लिखूं? अगर ऐसे कर दूं m इंटू n जानबूझकर, ठीक है, बट ऐसे ना डाल सकते, फिर कहीं n और भी डालना पड़ेगा ताकि कैंसल आउट हो जाए, इस इक्वेशन को थोड़ी बदल सकते हैं। तो ऐसे करूं r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का स्क्वायर, और डिवाइड भी कर दूं n के साथ, ठीक है, n कैंसिल, वापस वही इक्वेशन, है ना। यहाँ लिख देंगे व्हाट इज n? n इज अ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। अब तो ठीक है ना? देखो n अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मैंने n यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, काट के फिर वही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आसानी ये होगी, m इंटू n क्या होगा? मास एक बॉडी का, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? मान लो 10 है, तो फिर 10 मतलब व्हाट इज दिस? ये हो गया ना टोटल मास ऑफ बॉडी, ठीक है ना। ये एक बॉडी का, वो बॉडी अगर 10 पार्टिकल से मिलकर बनी है, m अगर एक पार्टिकल का मास है, उसके साथ अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मिलेगा क्या? टोटल मास ऑफ द बॉडी, है ना। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? यहाँ लिख दूं क्या? जगह कम हो गई,
एम के स्क्वायर। अब एम इंटू एन क्या होगा एक तरह से, यार ये टोटल मास नहीं होगा क्या, तो यहाँ पे एम नहीं कर सकता क्या, है ना। उसके बाद क्या बचा, वही आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस डैश 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 आर एन स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाय एन तो चल ही रहा, अब डिवाइड बाय एन तो आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो यार क्या ये करता है, कट गया। अब क्या बचा, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर डैश 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 आर एन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था के। तो के किसकी वैल्यू, के की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर ऐसे आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 आर एन का स्क्वायर प्लस में डिवाइड बाय एन। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। इस तरह से आपका रेडियस ऑफ गायरेशन निकल सकता है, ठीक है। समझ आई बात। अगर आपको सिंपल 2 नंबर की डेफिनेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन की, तो सिंपल यहाँ तक कर देना, ये डेफिनेशन देके यहाँ तक देखो खत्म, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है तो फिर यहाँ तक कर लो, बता दो उसको कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन इस तरह से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आता है एग्जाम में 2-3 मार्क्स में तो जरूरी पूछते हैं वो लोग, तो इसको ध्यान से करना है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या, एक बॉडी होती है, उसके पास एक सेंटर ऑफ मास होता है, बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है जी। समझ आ गया, इतना ही करते हैं आज, ठीक है।